नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप मनोज कुमार चौधरी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार सुनिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नव वर्ष 2021 की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि प्रत्येक नव वर्ष नई शुरुआत का अवसर देता है और व्यक्तिगत तथा सामूहिक विकास की प्रक्रिया पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न कठिन स्थिति में सभी लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नव वर्ष एक ऐसा अवसर है जहां नई उम्मीदों और मिलजुल कर रहने की भावना को मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि नव वर्ष का स्वागत नई उम्मीदों की भावना के साथ होना चाहिए। विश्व भर में नव वर्ष 2021 का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया गया, लेकिन भीड़ भाड़ की अनुमति कुछ ही जगहों पर रही। न्यूजीलैंड उन चुनिंदा देशों में से है जहां नव वर्ष का स्वागत सबसे पहले किया गया। क्राइस्ट चर्च के हेगले पार्क में नव वर्ष के उत्सव के दौरान जोरदार आतिशबाजी की गई। उधर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज पर धमाकेदार आतिशबाजी के साथ नव वर्ष के जश्न की शुरुआत हुई। सिडनी हार्बर पर हर साल लगभग 10 लाख लोग आतिशबाजी देखने के लिए जुटते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने कोरोना के कारण लोगों को टेलीविजन पर ही कार्यक्रम देखने की सलाह दी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर मेलबर्न में आतिशबाजी का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। ताइवान में राजधानी के प्रमुख टावर ताइपेई 101 पर हर साल की तरह आतिशबाजी का प्रदर्शन हुआ। थाईलैंड में बैंकॉक के आइकॉन सियाम मॉल में आतिशबाजी का कार्यक्रम हुआ। देश में नए साल के स्वागत के लिए जगह जगह भीड़ भाड़ पर रोक लगा दी गई ताकि महामारी को रोकने के प्रयास किए जा सके। हांगकांग में विक्टोरिया हार्बर पर होने वाला कार्यक्रम और फरवरी में होने वाली वार्षिक चंद्र नव वर्ष परेड भी रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही लगातार दूसरे वर्ष वहां वार्षिक समारोह नहीं हो पा रहे हैं। जापान में नव वर्ष के वार्षिक कार्यक्रमों में सम्राट नारुहितो और शाही परिवार के अन्य सदस्य शामिल नहीं हुए। टोक्यो में न केवल रात भर चलने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, बल्कि शहर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम और संगीत समारोहों का आयोजन भी नहीं हुआ। केवल सेंसोजी मंदिर में घंटी बजाकर नव वर्ष के शुरू होने की घोषणा की गई। रूस में नव वर्ष के अवसर पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑनलाइन राष्ट्र के नाम वार्षिक संदेश जारी किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन के आपात उपयोग की मंजूरी दे दी है। इससे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पहले से ही उपलब्ध इन टीकों का उपयोग कई गरीब देशों में भी किया जा सकेगा। प्रत्येक देश में औषध विनियामक निकाय को किसी भी कोविड-19 वैक्सीन को अनुमति देने का अधिकार होता है, लेकिन कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली वाले देशों आमतौर से विश्व स्वास्थ्य संगठन पर निर्भर रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कल कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के आपात उपयोग को अनुमति देने के फैसले से कई देश इसे आयात कर सकेंगे और आपात उपयोग कर सकेंगे। संगठन ने कहा कि उसने फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की समीक्षा की है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुरक्षा और प्रभावशीलता के मानकों पर खरी उतरती है। इस वैक्सीन के आपात उपयोग को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और अन्य कई देशों में पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.08% हो गई है।
देश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 23,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक 98,83,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में लगभग करीब 2,54,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के 20,036 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,02,00,000 से अधिक हो गई है। देश में मृत्यु दर 1.45% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में हुई 256 मौतों को मिलाकर अब तक इस संक्रमण से 1,48,994 लोगों की जान जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे में 10,62,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 17,31,00,000 नमूनों की जांच हो चुकी है। कोविड टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास कल से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसकी तैयारी के लिए राज्यों के प्रमुख स्वास्थ्य सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ कल उच्च स्तरीय बैठक की। सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता लगाना तथा इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2020 स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों का था, वहीं 2021 में स्वास्थ्य समस्याओं का हल निकलेगा। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय चिकित्सा पेशेवरों की क्षमता और सेवा के प्रति उनके उत्साह तथा व्यापक स्तर पर टीकाकरण के अनुभव के साथ भारत दुनिया के सामने कोविड से निपटने के लिए एक किफायती और कुशल समाधान लेकर आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा अपने यहाँ बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना से बचाए रखा है। श्री मोदी ने कहा कि देश में कोरोना टीकाकरण के लिए दुनिया का सबसे व्यापक अभियान चलाने की तैयारी हो रही है। आज जब औपचारिक रूप से यूके ईयू से अलग होगा, तब गिब्राल्टर की उन्मुक्त आवाजाही को जारी रखने के लिए स्पेन ने यूके के साथ एक समझौता किया है। सख्त सीमा को हटाने के लिए गिब्राल्टर एक ब्रिटिश विदेशी अंचल रहते हुए ईयू के शेंजेन क्षेत्र से जुड़ेगा और ईयू के अन्य नियमों का पालन करेगा। इस समझौते की घोषणा स्पेन के विदेश मंत्री आरांचा गोंजालेज लाया ने यूके के ईयू से बाहर निकलने के कुछ घंटों के बाद की। 2016 में जनमत संग्रह हुआ तथा स्पेन के लगभग 15,000 श्रमिक वहां की रोज यात्रा करते हैं। गोंजालेज ने कहा कि समझौते के साथ बाढ़ हटा दिए गए हैं। शेंजेन को गिब्राल्टर के लिए शुरू किया गया है। ये गिब्राल्टर तथा स्पेन के बीच नियंत्रणों को हटाने की अनुमति देता है। गिब्राल्टर के निवासी ब्रिटिश नागरिक हैं। वे इस अंचल के हाउस ऑफ असेंबली के लिए अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनते हैं, जबकि ब्रिटिश सम्राट एक गवर्नर नियुक्त करते हैं। ये अंचल ब्रिटिश सैन्य चौकी तथा नौसैनिक बेस के लिए एक ठिकाना है। ये रक्षा तथा विदेश नीति को छोड़कर सभी क्षेत्रों में एक स्वशासन रखता है। हाल ही में गठित सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों के आगमन पर अदन हवाई अड्डे पर हुए हमले की भारत ने निंदा की है। एक वक्तव्य में विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में मारे गए लोगों तथा यमन की सरकार और शोक संतप्त परिवारों के प्रति ये संवेदना प्रकट करता है। मंत्रालय ने कहा कि बेगुनाह नागरिकों की हत्या अस्वीकार्य है तथा किसी प्रकार के तर्क से इसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत को आशा है कि यमन में शांति तथा स्थिरता प्राप्त करने के लिए हाल के प्रयास एक समेकित तथा शांतिपूर्ण निपटारे के लिए जारी रहेंगे। देश के उत्तरी राज्यों में शीतलहर तेज हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी बेल्ट तथा इसके आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे।
इसलिए नए वर्ष के आगमन के साथ उत्तर भारत में शीतलहर जारी रहेगी। मौसम में इन बदलावों के साथ रविवार तक बर्फबारी या बारिश होने की संभावना है। इस दौर के 6 जनवरी तक रहने की संभावना है। अगले 48 घंटों तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, राजस्थान, पश्चिमी एमपी और दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा, लेकर हाजिर हूं समाचार पत्रों से। यहाँ राजधानी दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्रों ने विभिन्न विषयों को अपने संपादकीय लेखों में जगह दी है। दैनिक जागरण में संपादकीय का शीर्षक है उचित कदम। पत्र कहता है कि कोरोना के नए स्ट्रेन को रोकने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। ये फैसला नए साल पर होने वाले जश्न को रोकने के लिए है। ये जरूरी भी है क्योंकि राजधानी में कोरोना के एक नए स्ट्रेन के फैलने का खतरा है। लोकनायक अस्पताल में भर्ती 4 मरीजों में इसकी पुष्टि हो चुकी है, इसलिए सतर्कता अत्यावश्यक है। हल्की लापरवाही भी दिल्ली वासियों और पूरे देश को भारी पड़ सकती है। सरकार इस बात को लेकर गंभीर है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नए साल के जश्न में होने वाली भीड़ को रोकने के लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू तो रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। एक स्थान पर 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर भी रोक है और दिल्ली वासियों को सरकार के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। इसे सफल बनाने में हम सबको अपना योगदान देना होगा क्योंकि हम सभी के हित में है, ऐसा अखबार कहता है। पिछले लगभग 9 माह से हम सभी मिलकर इस महामारी से लड़ रहे हैं। संक्रमण रोकने के लिए सरकार की तरफ से भी समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन भी हम कर रहे हैं, जिससे स्थिति काबू में है। अब नए स्ट्रेन की नई चुनौती हमारे सामने है। सतर्कता से इसे मात दी जा सकती है। ये सच है कि प्रत्येक पर्व त्योहार की तरह नए वर्ष का भी सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके स्वागत के लिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसकी तैयारी कई दिनों तक होती है, लेकिन हमें वर्तमान परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव करना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थानों पर जाने के बजाय घर के भीतर परिवार के साथ वर्ष 2021 का स्वागत करना चाहिए। आने वाले दिनों में भीड़ भाड़ में जाने से बचना चाहिए और बाहर निकलने पर मास्क लगाने के साथ ही शारीरिक दूरी का भी सख्ती से पालन करना होगा। अखबार कहता है कि ये हमारे और परिवार दोनों के लिए जरूरी है। दैनिक हिंदुस्तान के संपादकीय का शीर्षक है नए का स्वागत। पत्र कहता है कि कोई भी नया वक्त, नया साल या नया दशक एक स्वाभाविक खुशी और उम्मीद के साथ अवतरित होता है। खुशी ये होती है कि हम पुराने से नए की ओर जा रहे हैं और उम्मीद ये कि जो होगा पहले से बेहतर होगा। ये खुशी और उम्मीद इस बार कुछ ज़्यादा है क्योंकि जो बीता है वो शायद कुछ ज़्यादा ही बुरा था। उस बुरे को त्याग कर हमें नए साल में आगे बढ़ना है और बहुत कुछ ऐसा अच्छा रचना है जो हमारी उम्मीदें पूरी करके हमें खुशियों से सराबोर कर दे। यकीन मानिए, जो बीत गया उसमें भी कुछ बहुत अच्छा था जिसके लिए चलना होगा। जैसे महामारी के दौर में हम जिस तरह से मिलकर लड़े, जिस तरह से हमने एक दूसरे की चिंता की, वो प्रशंसनीय रहा है। पीएम फंड में पलक झपकते अरबों रुपए जमा हो गए थे। लॉकडाउन में मजबूर होकर पैदल घर लौटते लोगों की सेवा करने वालों को, उन्हें भोजन कराने वालों को हम भला कैसे भूल सकते हैं। ध्यान रहे, ज्यादातर आम लोग ही जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए और कुछ बड़ी हस्तियां भी जिनके नाम इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। हम मरीजों की सेवा करने वालों को कैसे भूल सकते हैं और उन डॉक्टरों को जो शायद कभी नहीं, जो महामारी से लड़ते शहीद हुए। आज अगर हम खड़े हैं तो उन तमाम सज्जनों की शहादत, समर्पण, सेवा का कोटि कोटि आभार जताना भी अपने सभ्य समाज को सशक्त करने की कवायद का जरूरी हिस्सा है। ध्यान रहे, 2020 दुनिया में विज्ञान, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, सेवाभावी लोगों को विशेष रूप से एकजुट कर गया है। शुद्ध खान पान, साफ सफाई का जरूरी पाठ पढ़ा गया है और 2020 दुनिया की तमाम सरकारों की लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी नया जीवन दे गया है। 2020 तमाम लोगों को अपने जीवन और जीविका में किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहने, अपना कौशल बढ़ाने और बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न होने का संदेश हमेशा के लिए दे गया है। लगे हाथ
जाता साल हमें चेतावनी भी दे गया है कि दुनिया में ऐसी सत्ताएं या समूह भी हैं जिन्होंने मुसीबत के समय भी दुनिया में लोगों को तड़पाया, रुलाया है। काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अशांति फैलाने वाले, दूसरों को तरह तरह से छलने वाले अभी भी सक्रिय हैं। इसलिए ऐसे में सजगता और आत्मनिर्भरता की कसौटी पर सभी को खरा उतरना होगा, कोई इंसान हो या फिर कोई मुल्क हो। महामारी के समय आतंकवाद की या सीमा पर आक्रामकता की कतई ज़रूरत न थी, लेकिन वर्ष 2020 ने बहुत हद तक हमें एहसास करा दिया कि 2021 में हमारी चुनौतियां क्या होंगी। कुल मिलाकर बीता हुआ साल भले दुखद रहा हो, लेकिन ऐसा यादगार सबक रहा है जिसे हम भूल न पाएंगे। अखबार कहता है अब एक ऐसे दशक की शुरुआत हो रही है जो भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये युवा भारत का आखिरी संपूर्ण दशक है। इसके अगले दशक के मध्य अर्थात 2035 में हमारा देश वृद्ध लोगों के मुल्कों में गिना जाने लगेगा। अखबार कहता है इसलिए आज से शुरू हो रहे दशक में हमें जीवन, जीविका, अर्थव्यवस्था और विश्व के मंच पर लंबी छलांग लगानी चाहिए। इस दशक का एक एक साल महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके साथ ही समाचार पत्रों से का ये अंक समाप्त होता है। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। सामयिक वार्ता। विषय: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 8वीं पारी आरंभ की। आलेख: राजदूत अशोक कुमार मुखर्जी का। वाचन स्वर नीलम मलकानिया का। 1 जनवरी 2021 के लिए। 1 जनवरी 2021 से भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्षों के लिए चुने जाने पर अपनी 8वीं पारी शुरू की है। 1950 में पहली पारी से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 से ज्यादा सदस्यों के मतों से ये चुनाव होता आया है। इसके विपरीत 5 स्थायी या P5 सदस्यों को सुरक्षा परिषद में कभी भी इतना बड़ा लोकतांत्रिक निर्वाचन समर्थन नहीं मिला है। सुरक्षा परिषद में भारत का प्रभाव 2 मुद्दों पर निर्भर करेगा। पहला तो ये कि सुरक्षा परिषद किस प्रकार अपने फैसले लेगी। P5 सदस्यों के विशेषाधिकार या वीटो अधिकार की वजह से ये प्रक्रिया इन्हीं के प्रभाव में रही। वीटो अधिकार का इस्तेमाल 1946 से 293 बार किया गया है। वीटो की वजह से फैसला लेने में सामने आए गतिरोध की वजह से मानवीय स्तर पर त्रासदी का सामना भी करना पड़ा है। इस गतिरोध का सबसे ताजा उदाहरण संयुक्त राष्ट्र और चीन के बीच 2020 की शुरुआत में देखने को मिला, जिसकी वजह से कोविड-19 महामारी को लेकर सभी सदस्यों की प्रतिक्रिया के लिए राजनीतिक समर्थन हेतु परिषद कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर पाई। ये एक उभरती वैश्विक ताकत के रूप में भारत की आकांक्षाओं की कड़ी परीक्षा होगी कि वीटो ताकत वाले सदस्यों के बीच अपने हितों की रक्षा की जाए। भारत के लिए दूसरा मुद्दा ये है कि सुरक्षा परिषद के लिए चुनाव प्रचार में अपनी प्राथमिकताओं के साथ सकारात्मक परिणाम हासिल किए जाएं। सुरक्षा परिषद प्रस्तावों को लागू करवाते हुए आतंकवाद का सामना करना, संयुक्त राष्ट्र शांति सेनाओं के अभियानों का प्रभावी उपयोग और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए तकनीक का इस्तेमाल करना है। ये मुद्दे सुरक्षा परिषद के विस्तृत एजेंडा का हिस्सा हैं और भारत को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अन्य सदस्यों के साथ तालमेल बैठाना होगा। आज भारत और अफगानिस्तान दोनों ही प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान का प्रमुख विकासीय साझेदार होने के नाते भारत को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव लागू होने की प्रक्रिया में अफगानिस्तान के हितों को भी अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। भारत की सफलता के लिए P5 का समर्थन बहुत जरूरी है। अपने क्षेत्रीय और भू राजनीतिक हितों की वजह से अफ-पाक क्षेत्र से उभरने वाले आतंकवाद को लेकर P5 सदस्यों के रवैये में भिन्नता रही है। भारत को शांति, सुरक्षा और विकास के बीच परस्पर जुड़ाव होने के चलते परिषद में साझेदारी के माध्यम से कूटनीतिक स्थान बनाना और संयुक्त राष्ट्र शांति सेनाओं जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाना है। एशिया और अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का मसौदा तैयार करने वाले एक सदस्य के रूप में भारत इन अभियानों का सकारात्मक इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि सरकार के राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूती प्रदान करना। लाइबेरिया और दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र महिला शांति कर्मी के स्तर पर भारत की पहल से सुरक्षा परिषद में महिला,
शांति, सुरक्षा और नागरिकों के संरक्षण जैसे मुद्दों को प्रमुखता मिल सकेगी। इसी प्रकार मानव सशक्तिकरण और विकास के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करने के विलक्षण अनुभव की वजह से भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विकास के लिए सूचना तथा संचार तकनीक की भूमिका के बारे में परिषद में अग्रणी भूमिका निभाने की योग्यता रखता है। सतत विकास 2030 के एजेंडा के लिए भारत के सकारात्मक रवैये से साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर P5 ध्रुवीकरण के भी नए आयाम तैयार होंगे, जिससे उभरती डिजिटल दुनिया में कई धड़े सामने आने की संभावना है। एशिया प्रशांत क्षेत्र से निर्वाचित होने की वजह से भारत एशिया प्रशांत मुद्दों को बढ़ावा दे सकता है, जो कि पहले से ही भारत की विषय वस्तु में शामिल है। इनमें अफगानिस्तान, ईरान, यमन, सीरिया और फिलिस्तीन शामिल हैं। इससे इन मुद्दों पर स्थायी सदस्यों की निष्क्रियता भी समाप्त होगी। सन 2020 में संयुक्त राष्ट्र में इन 3 प्रमुख विषयों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तित बहुपक्षवाद की बात की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में इस संदर्भ में भारत का बड़ा हित जुड़ा है। इसके लिए सुरक्षा परिषद में अपने प्रयासों से महासभा में सुरक्षा परिषद सुधारों की मांग तेज की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए भी ये बदलाव बहुत जरूरी हैं। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।